नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन। ग्रैंड न्यूज की खबरों से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल पहुंचे पाटन, जहां उन्होंने अग्निपथ योजना पर जमकर किया विरोध और केंद्र सरकार पर लगाए कई आरोप। 16 जून से बच्चों के स्कूल खोलने पर प्रवेश उत्सव सम्मान समारोह का किया जा रहा आयोजन। कार्यक्रम में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू रहे मौजूद। मुख्यमंत्री के आह्वान पर प्रदेश भर में बड़ी संख्या में रैली निकालकर कांग्रेसियों ने अग्निपथ योजना का किया विरोध प्रदर्शन। जुलाई माह में होंगे कर्मचारी यूनियन नेता के चुनाव, जिसे लेकर भिलाई इस्पात संयंत्र में आगामी चुनाव को लेकर शुरू हुई तैयारियां। ग्रैंड न्यूज में अब खबरें विस्तार से। केंद्र सरकार द्वारा सेना में भर्ती को लेकर लागू किए गए अग्निपथ योजना का विरोध लगातार किया जा रहा है। इसी के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पाटन पहुंचकर सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान मंच पर चरोदा महापौर निर्मल कोसरे सहित दुर्ग जिला एवं पाटन विधानसभा क्षेत्र के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्याग्रह प्रदर्शन के दौरान उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। राहुल गांधी को लगातार 5 दिनों तक ईडी ऑफिस बुलाकर पूछताछ किया गया। अग्निवीर की स्कीम की आवश्यकता क्यों पड़ी? योजना को लाने से पूर्व लोकसभा में इसकी चर्चा करानी चाहिए थी। सार्वजनिक उपक्रम को केंद्र सरकार के निजी हाथों में सौंपा गया है। आगामी शासकीय सेवाओं में भी 4-4 साल की सर्विस होगी। गरीब अपने बच्चों को अपना पेट काटकर पढ़ाई कराता है ताकि उसका बुढ़ापा ठीक से बीत सके, लेकिन केंद्र सरकार मात्र 4 साल की भर्ती कर रहा है। अग्निवीर योजना को देश के युवाओं ने नकार दिया है। पूरे देश भर से मात्र 55,000 युवाओं ने आवेदन पत्र दाखिल किया है। इस भर्ती से न सिर्फ सेना कमजोर होगी बल्कि सीमाएं भी सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि 4 साल की भर्ती वाला युवा सैनिक अनमने तरह से देश की सेवा करेगा। राहुल गांधी को ईडी ने क्यों बुलाया, ये बड़ा सवाल है। मनी लॉन्ड्रिंग में दोषी लोगों को पकड़ने का काम करती है, लेकिन राहुल गांधी के इस मामले में किसी भी तरह की कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है। ध्यान करते हो और राहुल गांधी केस तो मैं अकेला नहीं बिखरे हैं। वहाँ करोड़ों करोड़ कांग्रेस के कार्यकर्ता मोसाफ वो ईडी के ऑफिस के कार्यालय मोसाफ लेके राहुल जी पूछा थे मार्शल आर्ट में क्या होता है। मार्शल आर्ट वो प्रशिक्षित है तो 5 दिन का सवाल पूछते ही नहीं। पेपर चला थे, कंपनी बनाया तो पैसा दे, चेक से दे, कते दिन चेक में दे तो सब रिकॉर्ड में है। वो कागज में 50 दिन कब बेल लागे 5 क्वेश्चन ला 1 घंटा सवाल हो सकते, 2 घंटा सवाल हो सकते, 3 घंटा सवाल हो सकते, 5 दिन तो नहीं हो सकता। सिर्फ उद्देश्य एक था कि राहुल गांधी जी जोधपुर में केस, तो मैं 1 रुपया किसी से लिया नहीं, मैं डरता नहीं किसी से। दूसरा बात केस कि ये मना देश में तोड़े काम करत, कब हिंदू मुसलमान लड़ा थे, कब क्रिश्चियन हिंदू लड़ा थे, कब आरक्षण के बात होते थे, एसटी और एससी मन के खिलाफ बात कर रहे थे। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। प्रदेश के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने दुर्ग जिले के धनोरा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला के प्रांगण में आयोजित शाला प्रवेश उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान समारोह में शामिल हुए, जहां छात्राओं ने गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का जोरदार स्वागत किया। शासकीय उच्च माध्यमिक शाला हनोदा के प्रवेश उत्सव में प्रदेश के गृह मंत्री व क्षेत्रीय विधायक ताम्रध्वज साहू शामिल हुए। प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक लगाकर व मुंह मीठा कराकर स्वागत किया गया। मंत्री साहू ने कहा कि बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार देना जरूरी है। दुर्ग ब्लॉक शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा से अग्रणी रहा है। शिक्षा के प्रति बालक, पालक व शिक्षक सभी को गंभीर होना पड़ेगा। छात्र छात्राओं को लक्ष्य बनाकर पढ़ने की बात कही गई। छात्रों को ड्रेस और पुस्तक का भी वितरण किया गया। कार्यक्रम में कृषि सभापति योगिता चंद्राकर, जितेंद्र साहू, देवेंद्र देशमुख, जनपद उपाध्यक्ष झमित गायकवाड़ आदि उपस्थित थे। विकासखंड शिक्षा विभाग द्वारा बृहत स्तर पर शाला प्रवेशोत्सव का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें पहली और 6वीं 9वीं के बच्चों का प्रवेश जो कराया गया, उनको जैसा कि सरकार का आदेश है टीका लगाना, मिठाई खिलाना, पुस्तकों का ड्रेस का सेट देना
वो सब दे करके प्रवेश उत्सव संपन्न किया गया। साथ ही प्रतिभा सम्मान समारोह भी रखा गया था, जिसमें अच्छे स्कूल, अच्छे टीचर, अच्छे बच्चे, अच्छे खिलाड़ी, सभी प्रकार के बच्चों का जिसमें प्रतिभा छिपी हुई रहती है उसको उजागर करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। तो वो कार्यक्रम भी रखा गया था और पूरे विकास खंड से सभी टीचर्स, प्रिंसिपल, डीओ आए थे। तो कार्यक्रम शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ। मैंने सबको अपनी ओर से बधाई दी, शुभकामना दी और उम्मीद किया, निवेदन किया, आग्रह किया कि और भी सब बच्चों में जितना ज़्यादा प्रतिभा निखारा जा सके उस दिशा में संस्कार की शिक्षा देते हुए पालकों से संबंध बनाकर कार्य करें, ऐसा शिक्षकों से मैंने आग्रह किया। आपने एक इंग्लिश मीडियम की बात कही, तो क्या आगामी समय पे छत्तीसगढ़ शासन स्वामी आत्मानंद और हिंदी मीडियम को दोनों को मर्ज करके एक इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाने के इस पे देखते हैं? नहीं, अभी उस पर कोई चर्चा नहीं है, कोई विचार नहीं है। अभी तो इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले चालू किए हैं। हिंदी मीडियम में भी डिमांड आई तो उसको भी चिन्हांकित करके शुरू किए हैं। आने वाले समय में जो परिस्थितियां बनेंगी उसके अनुसार देखकर निर्णय लिया जाएगा। आखिरी सवाल, पुस्तक वितरण आपने यहाँ पे किया, जगह जगह सब जगह कर रहे हैं आप, क्या स्वामी आत्मानंद में भी? ये विकासखंड स्तरीय प्रवेश उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान, इससे हमको एक गांव में बच्चों के प्रति जागरूकता, यानी पढ़ाई से क्या मिलता है और जो कोरोना काल बीता है उसमें कुछ बच्चे छोड़ चुके हो उसको प्रोत्साहित करके वापस भर्ती कराना। कई बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी के हैं वो पढ़ाई छोड़ चुके हैं। हम लोग पालकों से भी बात करते हैं कि आप अपने बच्चों को फिर वापस भेजिए पुनः, क्योंकि लाइन से भटक चुके हैं। फिर पुनः उसको शिक्षा के लाइन में लाने के लिए यह विकासखंड स्तरीय प्रवेश उत्सव है, उसको मनाया गया और बच्चों में काफ़ी उत्साह है यहाँ प्रवेश उत्सव मनाने के लिए। और बहुत ही हर्ष की बात है कि ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। अग्निपथ योजना को वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रीय कांग्रेस के निर्देश पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वहीं एक दिवसीय धरना प्रदर्शन के माध्यम से दुर्ग जिले के हर एक विधानसभा क्षेत्र में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध किया गया। दुर्ग जिले के 6 विधानसभाओं में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर सभी विधानसभा क्षेत्रों में योजना का विरोध करने का ऐलान किया गया था। दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र के रिसाली में मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आज धरना प्रदर्शन किया। विधायक अरुण वोरा ने भी दुर्ग के शासकीय स्कूल के सामने प्रदर्शन किया। भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव व कांग्रेसियों ने भिलाई में इस्पात संयंत्र के मेन गेट पर कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। भिलाई के सेक्टर 1 में तमाम कांग्रेसी इकट्ठे हुए और सरकार की सेना में भर्ती के खिलाफ विरोध जताया। विधायकों ने योजना का विरोध जताते हुए कहा कि ये केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया है, इसे सरकार वापस ले। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि अग्निपथ योजना युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। योजना सशस्त्र बलों में लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और मनोबल का अवमूल्यन है। क्या आप सैनिकों को ठेका श्रमिक बनाना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी से मैं ये सवाल करना चाहता हूँ। आपने जो हमारे जवान हैं जो देश के सरहद पर अपने प्राणों की आहुति देने के लिए एक कदम भी पीछे नहीं हटते, वो देश के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं, क्या आप उनको अब श्रमिकों की श्रेणी में रखना चाहते हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं पूंजीपतियों, पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए अब अपना तुगलकी फरमान सेना पे भी ला रही है। उनको वापस जाना पड़ेगा। जैसे किसानों ने भारतीय जनता पार्टी को उनके फैसलों को लेने के लिए मजबूर किया, वैसे देश का नौजवान पूरी तरह से एक साथ खड़ा है और नौजवानों के साथ ये अत्याचार कांग्रेस पार्टी होते हुए ना देख सकती है, ना होने देगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में हर विधानसभा पे ये आंदोलन हो रहा है और मेरा मीडिया कर्मी भाइयों से भी अनुरोध है, इस विषय को समझिए, इस विषय पर मीडिया का भी सहयोग मिले ताकि हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था में इस विषय को वापस लेने पर मजबूर कर पाएं केंद्र सरकार को। या अनवरत चलेगा? आज इसकी शुरुआत है। ये जो शंखनाद आज हुआ है इसकी आज शुरुआत है। अगर केंद्र सरकार अपनी हठधर्मिता से बाज नहीं आएगी, अगर वो अब भी इंतज़ार कर रही है कि पूर्व में किसान आंदोलन के समय
जो शहादतें हुई है उसका इंतज़ार कर रही है तो बात अलग है। अगर वो उसको जल्दी समझ में आ जाता है तो, क्योंकि ये कोई एक समूह एक जगह की बात नहीं, ये हर जगह पे इस योजना का भरपूर विरोध हो रहा है, हर स्तर पे विरोध हो रहा है, खासकर युवाओं द्वारा विरोध हो रहा है जिनके लिए ये योजना बनाई गई थी। तो इस विषय में फिर से एक बार सरकार को सोचना पड़ेगा और इस निर्णय को अपने वापस लेना पड़ेगा। युवाओं द्वारा जो ट्रेनें जलाई गई, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया, किस तरह जायज़ है ये नुकसान और ये चीज़ें जो सरकारी संपत्ति आम जनता के टैक्स से जुड़ा होता है? देखिए, सरकारी संपत्ति का नुकसान तो कभी भी किसी भी रूप में नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकारी संपत्ति मतलब सबकी संपत्ति है, उसमें सबके खून पसीने का पैसा लगता है, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन युवा आक्रोश अपना व्यक्त करने के लिए अलग अलग माध्यम ढूंढता है। मैं ऐसे युवाओं से आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई काम ना करें जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचे। लेकिन हम लोगों को दूसरी तरफ ये भी सोचना पड़ेगा कि युवाओं का भविष्य, वैसे ही पिछले 7-8 सालों से ना तो कहीं नौकरी मिल रही है, ना कहीं कोई व्यापार व्यवसाय की बड़ी बड़ी बातें ज़रूर हो रही है, लेकिन अब समय आ गया है कि सबकी समझ में आ रहा है कि ये जो सरकार है ये सिर्फ खोखले वादे करती है, लफाजी वाली सरकार है, बातें करती है, बयानबाजी वाली सरकार है, इससे इनको कोई लाभ नहीं है। अब युवाओं को समझ में आ गया तो ये आक्रोश किसी न किसी रूप में तो दिखेगा। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा, जय योजना एक हास्यास्पद योजना है। एक युवा जब 21 वर्ष का होता है तब अपने करियर की ओर ध्यान देता है। ऐसे समय में उन्हें सेना में कम समय के लिए भेजकर भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। योजना के तहत अब सरकार युवाओं के साथ छल करते हुए अग्निपथ योजना के तहत सेना में महज 4 वर्ष के लिए नौकरी देने की बात कह रही है। 4 साल बाद ये युवा फिर बेरोजगार होंगे तो वे क्या करेंगे? हमारा विरोध सरकार इन नीतियों के खिलाफ है। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। भिलाई इस्पात संयंत्र में एक बार फिर कर्मचारी यूनियन चुनाव की गहमागहमी शुरू हो चुकी है। जुलाई माह के अंत में यूनियन के चुनाव शुरू होने वाले हैं, जिसके लिए भिलाई इस्पात संयंत्र के यूनियन नेता सभी विभागों में जाकर कर्मचारियों से संपर्क साध रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की सबसे बड़ी इकाई भिलाई इस्पात संयंत्र में जल्द ही यूनियन की मान्यता को लेकर चुनाव होंगे। केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने चुनाव को हरी झंडी दे दी है। केंद्रीय श्रम आयुक्त ने रायपुर में भिलाई इस्पात संयंत्र के अफसरों की 23 जून को एक बैठक बुलाई थी। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों को भी बुलाया गया था। भिलाई इस्पात संयंत्र के कर्मचारियों के हक की लड़ाई लड़ने वाले श्रमिक नेता अब यूनियन चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। दूसरी ओर अब मुख्य श्रम आयुक्त व बीएसपी प्रबंधन के बीच चर्चा के बाद चुनाव व नामांकन की तारीख तय कर दी जाएगी। बीते साल चुनाव जुलाई के सभी यूनियन के कार्यालयों में बैठक का दौर शुरू हो चुका है। सभी यूनियन के नेता अपनी उपलब्धियों को गिनाने और बचे हुए कार्यों को फिर से मान्यता में आने पर प्रमुखता से पूरा कराने का वादा कर्मचारी नेताओं से कर रहे हैं। वहीं दूसरे नंबर पर रहने वाली C2 यूनियन के नेता आपस में ही बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में छोटे बड़े कुल 14 यूनियन सक्रिय हैं, जो समय समय पर भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन से कर्मचारी के हितों के लिए मांग करते रहे हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र में 16,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करने वाली यूनियन का चुनाव होना है। कर्मियों द्वारा चुनी गई यूनियन की मान्यता 2 साल की होती है। पिछला चुनाव जीतने के बाद इंटक को यह मान्यता मिली थी, जिसका कार्यकाल अक्टूबर 2021 को समाप्त हो चुका है। कर्मचारियों की सुरक्षा, आवास, इलाज के मुद्दे प्रमुख रहेंगे। अब है वो यह कि तमाम यूनियनों के बीच में आपसी संघर्ष होता है, यह एक खराब है। वर्तमान विषय तो सिंपल यही रहता है। विषय देखिए, विषय में सीधा सीधा है, यूनियनों का जो विषय है वही विषय यहाँ भी रहेगा। विषय यह है कि मजदूरों का हित का, पब्लिक सेक्टर है उसका निजीकरण के खिलाफ में रहेगा। मजदूरों के तमाम जो हित है, वेतन समझौता से लेकर उनके अधिकार हैं, सुरक्षा का मामले, सब बातें रहती हैं। यही प्रमुख है। जो कार्य यूनियनों का वही कार्य चुनाव के अंदर में भी वही कार्य रहेंगे। ये हम ताकत से अगर उभरे तो हम आए, पर मेरा ये I2C का। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी की रिपोर्ट। सोमवार को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल ने हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण किया। सिकोला में बनी हाईटेक रोपणी का निर्माण 3 करोड़ 8 लाख की लागत से तैयार किया गया है। सिकोला में बनी हाईटेक नर्सरी का लोकार्पण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोमवार को किया। हाईटेक नर्सरी की 2 विशेषताएं हैं। इसके नेचुरली वेंटिलेशन के चलते पौधे बहुत कम समय में 5 गुना से 50 गुना तक वृद्धि दर्ज कर पाएंगे। इसके साथ ही एक्सोटिक पौधों के आरंभिक सर्वाइवल की कठिनाई से भी इस हाईटेक नर्सरी में बचाव होगा। यहाँ के सुरक्षित वातावरण में एक्सोटिक पौधों को प्रतिरोधक क्षमता मिल पाएगी। 3 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। यहाँ पर 94 लाख रुपए की लागत से नेचुरली वेंटिलेटेड शेड, नेट हाउस और ग्रीन हाउस फैन कूलिंग सिस्टम के साथ तैयार किया गया है। पाली हाउस में बीजों का अंकुरण कम समय पर होगा। इसमें तापमान और आर्द्रता के नियंत्रण के माध्यम से ये हो सकेगा।
बाहरी जलवायु का प्रभाव न पड़ने की वजह से यहाँ कीट पतंगों का प्रकोप नहीं होगा। उर्वरक का प्रयोग भी ड्रिप के माध्यम से आसानी से हो सकेगा। साथ ही यहाँ फलदार पौधों का भी उत्पादन हो सकेगा। हाईटेक नर्सरी के माध्यम से बड़े पैमाने पर पौधे उगाए जा सकेंगे। इससे पौधे रोपण के कार्य को बढ़ावा मिलेगा और तेजी से हरियाली का प्रसार करने की दिशा में कार्य किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने जब सिकोला में स्थित इस हाईटेक नर्सरी का अवलोकन किया था तो आपको बता दें कि परिसर में बाउंड्री वॉल, फॉरेस्ट गार्ड क्वार्टर, एडमिन ब्लॉक, स्टोर बिल्डिंग, सिंचाई व्यवस्था, रोड, टॉयलेट आदि का निर्माण किया गया। सर बताएंगे कि यहाँ पर जो उद्घाटन आज किए सीएम साहब, क्या खास रहेगा यहाँ? ये उच्च तकनीक नर्सरी की स्थापना वन विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश में की जा रही है। सभी 28 जिले जो पहले थे, 5 जिले बाद में बने हैं, उसमें भी स्वीकृति हम अलग से देंगे, लेकिन अभी वर्तमान में 28 जिलों में ये उच्च तकनीक नर्सरी का निर्माण कार्य प्रारंभ है। आज ये प्रदेश का पहला हाईटेक नर्सरी है जिसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। इन नर्सरियों के माध्यम से हम उच्च तकनीक का उपयोग करते हुए मिस्ट चैम्बर है, हार्डनिंग चैम्बर है, इसमें प्रत्येक की कैपेसिटी लगभग 15 लाख पौधे की। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि पूरे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा फलदार, लघु वनोपज और वनौषधि प्रजातियों का रोपण किया जाए, जिससे आने वाले समय में स्थानीय निवासियों को रोजगार के नए अवसर मिले। इसी उद्देश्य को लेकर के आज ये लोकार्पण का कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है। किसानों को क्या फ़ायदा मिलेगा इससे? बहुत ही न्यूनतम दर पर, और वैसे वो राज्य शासन की मंशा पर निर्भर करेगा कि राज्य शासन चाहे तो निःशुल्क देने का भी निर्णय ले सकती है। इससे उच्च तकनीक पर निर्मित पौधे जो है किसानों को। ग्रैंड न्यूज के लिए हर्ष सोनी के साथ वीना दुबे की रिपोर्ट। वक्त है एक ब्रेक का, आप देखते रहिए ग्रैंड न्यूज। मैं जब अपने बालों को कोम करती थी तो मेरे काफी ज्यादा बाल कोम्बिंग से टूट जाते थे और सीजनल चेंजेस की वजह से डैंड्रफ भी होता था। फैमिली में भी कुछ लोगों को ये प्रॉब्लम थी। तब मुझे मेरी फ्रेंड ने वास्तु गुरुजी हेयर ऑयल सजेस्ट किया, जिसके सिर्फ 2 यूजेस बाद ही मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी स्कैल्प क्लीन महसूस हो रही है, और सिर्फ 4 वॉशेस बाद ही मेरी हेयर फॉल और डैंड्रफ की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट जड़ से खत्म हो गई। और इस ऑयल की सबसे अच्छी बात यह है कि ये होममेड है, और उससे भी अच्छी बात यह है कि ये वर्क करता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन में बीती रात बड़ा रेल हादसा होने से टल गया, जहां रात लगभग 2 बजे गेवरा रोड से इतवारी जाने वाली शिवनाथ एक्सप्रेस का एक डिब्बा डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर 4 में पटरी से उतर गया। बहरहाल इस हादसे में किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही नागपुर डीआरएम मनिंदर उपल नागपुर से अपने बचाव एवं सुरक्षा अमले के साथ डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पटरी के उतरे डिब्बे को पटरी पर लाने और ट्रैक मेंटेनेंस का कार्य किया जा रहा है। वहीं नागपुर डीआरएम मनिंदर उपल ने बताया कि रात में शिवनाथ एक्सप्रेस जो गेवरा रोड से इतवारी जा रही थी, वहीं डोंगरगढ़ रेलवे स्टेशन के लाइन नंबर 4 में ट्रेन का इंजन से लगा SLR डिब्बा पटरी से उतर गया, जिसमें किसी भी तरह की जान माल की हानि नहीं हुई। वहीं डीआरएम ने बताया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही हादसे का कारण पता लग पाएगा। एक्सप्रेस में कल हादसा होते तो बचाव क्या? हाँ, जैसा कि आपको विदित है, शिवनाथ एक्सप्रेस अप शिवनाथ है जो कि गेवरा से इतवारी जाती है। उसमें ये जब डोंगरगढ़ स्टेशन में एंटर कर रही थी और प्लेटफॉर्म नंबर लाइन नंबर 4 में जब आ रही थी, तो इसका एक फ्रंट SLR जिसमें कुछ सामान रहता है, कुछ यात्री भी होते हैं, वो डिरेल हुआ और आगे की बाकी की ट्रेन को कुछ क्षतिग्रस्त नहीं पहुंचा है और किसी को कोई चोट नहीं आई। तो इमीडिएटली जो रेलवे के रेस्क्यू टीम्स हैं वो डोंगरगढ़ में जो थी वो इमीडिएटली आ गई और बाकी गोंदिया से आई और हम लोग नागपुर से रवाना हो गए और बहुत कम समय में ही उसको ये वैगन को उठा लिया गया और जो ट्रेन थी शिवनाथ एक्सप्रेस उसको बाकी के सिर्फ SLR और एक दूसरा डब्बे को उसको बाकी के सब डब्बों को अराउंड फुल ट्रेन जो है रवाना कर दी गई। बाकी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही रीज़न फॉर डिरेलमेंट पता लगेगा। ये करीब 2:12 के आसपास खबर आई थी कि इसका SLR डिरेल हुआ है और
ट्रैक फिट भी हमने 7 बजे से पहले ट्रैक फिट भी दे दिया और शिवनाथ एक्सप्रेस बन के जा चुकी है। और बाकी एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन गोंदिया से जो ARME वो भी ऑर्डर हो गई थी और टाइम पे पहुंच गई थी। कितनी बोगियां? एक कोच जो जिसे SLR कहते हैं वो डिरेल हुआ। ब्रांड न्यूज। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए जितेंद्र वर्मा बोरसी पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया कि सरकार की योजनाएं बताने कार्यकर्ता गली मोहल्ले तक जाएं व केंद्र सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। मन की बात व्यू। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रत्येक माह के अंतिम रविवार को किए जाने वाले मन की बात कार्यक्रम के तहत कसारीडीह बोरसी मंडल के वार्ड 50 बोरसी भाटा में मन की बात सुनने कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी पहुंचे और उन्होंने कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर मोदी जी की प्रेरक बातों व गरीबों के हित में चलाई गई योजनाओं को घर घर बताने गली मोहल्ले में जाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर जिला भाजपा उपाध्यक्ष संतोष सोनी, कांतिलाल जैन, जिला मंत्री व कार्यक्रम प्रभारी दिनेश देवांगन, मंडल अध्यक्ष सतीश समर्थ, नेता प्रतिपक्ष अजय वर्मा सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम में आम जन को जोड़ने मंडल से लेकर बूथ तक किए जाने वाले इस कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा गांव शहर के बूथों में जाकर आम जनता के बीच बैठकर पीएम मोदी द्वारा बताए जाने वाली प्रेरक बातों को सुनते हैं, ताकि प्रधानमंत्री की योजनाओं व विचारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इसी क्रम में शहर में आज विभिन्न वार्डों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और बोरसी भाटा में आयोजित कार्यक्रम में जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा भी शामिल हुए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष वर्मा ने मंडल के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से परिचय प्राप्त कर सभी को केंद्र सरकार की योजनाओं व राज्य की भूपेश सरकार की विफलताओं को गली गली तक लोगों में पहुंचाने का निर्देश दिया। कार्यक्रम को लेकर जिला महामंत्री दिनेश देवांगन ने विस्तृत जानकारियां दी। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा माह के प्रत्येक आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम जो करते हैं, उनको सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने हर माह कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिए थे। इसी के तहत आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष के उपस्थिति में हम सब ने कसारीडीह बोरसी मंडल वार्ड क्रमांक 50 में प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम सुने। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी मन की बात में देश की जनता की मन की बात कहते हैं। आज उन्होंने जिस प्रकार से जो कचरे का निस्तारीकरण करना है, जिससे खाद बनाना है, उसका संदेश दिया। उन्होंने तीर्थ यात्रा का महत्व भी बताया, खेल का महत्व बताया। इस प्रकार से मोदी जी सभी वर्गों को साध कर सभी वर्गों की मन की बात कहते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी की मन की बात हम सब के जीवन के लिए बेहद प्रभावी है और यह भारतीय जनता पार्टी मंडल पूरे बूथ स्तर पर, पूरे जिले पर यह कार्यक्रम आयोजित करती है और इसी पर। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। अपनी तेज रफ्तार वाहन से शहर के युवक यश चौथवानी की जान लेने वाले PWD SDO PS दीवान की गिरफ्तारी नहीं होते देख भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में कोतवाली थाने का घेराव किया गया। बीते 23 मई को लोक निर्माण विभाग में पदस्थ SDO PS दीवान ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए शहर के युवा यश चौथवानी को अपने वाहन की चपेट में ले लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की और उसे छोड़ दिया। इसके बाद शहर के लोगों ने आरोपी के खिलाफ धारा 304 के तहत कार्रवाई करने की मांग करते हुए मशाल रैली निकाली। लोगों की भावनाओं को देखते हुए पुलिस ने इस मामले में धारा 304 का अपराध पंजीबद्ध कर लिया, लेकिन आरोपी की गिरफ्तारी और आगे की कार्रवाई नहीं की गई। इसे देखते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर के नेतृत्व में आज युवा मोर्चा के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव कर एक ज्ञापन सौंपा और आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किए जाने की मांग की। इस मामले में भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष मोनू बहादुर सिंह ने शासन प्रशासन पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और आरोपी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी नहीं हुई है। आज यश चौथवानी के मामले में थाना कोतवाली का घेराव किया, इसके पहले भी आपने PWD का घेराव किया, किस तरह कहां तक परिणाम पहुंचे? ये दूसरी बार है जो थाने का घेराव और ज्ञापन दे रहा है। मामले में क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्या समझ रहे हैं? यश चौथवानी, स्वर्गीय यश चौथवानी वाले मामले में पहले पुलिस प्रशासन ने सभी के संज्ञान में है मामला क्या हुआ है। पहले पुलिस ने जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई किया, उसके बाद उस कार्रवाई को देखते हुए कोई संतुष्ट था नहीं, ना परिवार ना समाज। उसके बाद समाज के लोगों ने, सर्व समाज के लोगों ने, शहर के युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और SP साहब से भी इसे पुनः जांच करके मांग की कि इस पे गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई की जाए।
एसपी साहब ने उसको संज्ञान में लिया भी और अभी हाल ही में 304 गैर जमानती धाराओं के तहत कार्रवाई भी हुई। उसके लिए हम लोग आभारी भी हैं कि चलिए आप लोग ने उसको संज्ञान में लेके सभी के विरोध प्रदर्शन का मान रखा और उस पर कार्रवाई की। पर अब उस गैर जमानती धारा लगने के बाद अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, आज 10 दिन मेरे ख्याल से होने जा रहे हैं उसके बाद, और अभी तक के कोई उसमें आगे कार्रवाई बढ़ी नहीं है। तो उसी विषय को लेकर आज हम थानेदार साहब के पास आए थे और मांग किए कि जल्द से जल्द जैसे आम आदमी के साथ ऐसे अपराध में पुलिस बर्ताव करती है उसी तरीके से जल्दी उनके साथ उनको जहां भी ये गिरफ्तार करे, उनको जल्दी वहां पेश करे। यही मांग को लेकर आज हम लोग युवा मोर्चा के लोग यहाँ पे आए। आगे अभी जैसा उन्होंने आश्वासन दिया है वो समय देख लेते हैं। समाज भी है, सिंधी समाज भी, सभी सब समाज भी है, उनसे भी चर्चा करके सभी समाज के लोग फिर जैसा जो रणनीति बनती है उसके तहत हम लोग फिर आगे कार्रवाई की मांग करेंगे। और साथ ही एक विषय और है इसमें, ये तो हो गया पुलिस प्रशासन की कार्रवाई, अभी तक के विभागीय कार्रवाई अभी तक के नहीं हुई है। हमने कलेक्टर साहब को भी बिंदु पॉइंट टू पॉइंट उसमें कुछ शिकायत की थी, तो हम लोग को ये समझ में नहीं आ रहा है कि गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी जो स्वयं पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री है, ये अभी तक के विभागीय कार्रवाई अब कब होगी, जब उन पे ऊपर इतनी बड़ी गैर जमानती धाराएं लग चुकी है उसके बाद भी अभी तक की विभागीय कार्रवाई नहीं हुई है। यहाँ की भी प्रशासन कलेक्टर साहब को हमने दिया था तो ऐसा लगता है उनका भी इसमें प्रशासन बचाने में लगी हुई है। तो ये भी हम लोग की एक मांग है कि विभागीय कार्रवाई कब होगी, उसको भी लेके हम लोग आगे प्रदर्शन करेंगे। मोनू बहादुर सिंह, जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा। भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा घटना के बाद से ही आरोपी के खिलाफ कार्रवाई किए जाने को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके बावजूद आरोपी के खिलाफ अब तक कड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। इस मामले में राजनांदगांव के नगर पुलिस अधीक्षक IPS गौरव राय ने कहा कि आरोपी की गिरफ्तारी की गई है और उसे न्यायालय में पेश किया जाएगा। बाइट गौरव राय, नगर पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव, VO3। भाजपा युवा मोर्चा के द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर कोतवाली थाने का घेराव करते हुए ज्ञापन सौंपा गया है। अपने ज्ञापन में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने चेतावनी दी है कि आरोपी को अगले 48 घंटे के भीतर गिरफ्तारी करने की कार्रवाई नहीं हुई तो भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क पर आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा नए शिक्षा सत्र की शुरुआत 16 जून से पूरे प्रदेश में छात्रों को प्राइवेट व शासकीय स्कूलों में प्रवेश उत्सव दिवस के रूप में मनाया गया। छात्रों को प्रवेश उत्सव में मिठाई व पुस्तकें बांटी गई। कोरोना काल से अभी पूरी तरह से उबरने की कोशिश कर रहे मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भारी महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। RTI व शासन की योजना के तहत कुछ प्रतिशत बच्चों को भले ही मुफ्त में शिक्षा मिल जाए, लेकिन पढ़ने के लिए लगने वाली कॉपी किताबों सहित अन्य सामग्री की कीमतों में भारी बढ़ोतरी के चलते एक सत्र के लिए ही प्रति बच्चों पर 5 से 7 हजार रुपए तक खर्च करना मजबूरी बन गया है। एक तरफ जहां आर्थिक रूप से कमजोर पालकों को बीते 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस होने के चलते इन पर अधिक खर्चा नहीं करना पड़ रहा था, लेकिन इस बार पहले दिन से खुले स्कूलों ने फिर से बस्ते भरने के लिए सामग्री खरीदने को मजबूर कर दिया गया है। हालात यह है कि 2 साल पहले से अब की कीमतों में लगभग 30 से 40% बढ़ोतरी हो चुकी है। निजी स्कूलों की मनमानी भी ऐसी है कि पालकों को उनके चयनित दुकानों को ही सामग्री खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कुछ दुकानदारों ने बताया कि कॉपी किताब तैयार करने के लिए जरूरी कच्चा माल कीमत कोरोना काल में ज्यादा बढ़ गया है। कॉपी किताबों का जो रेट पहले औसतन 3,000 रुपए में आता था वो इस बार 5,000 रुपए में बिक रहा है। स्टेशनरी दुकानों के अनुसार कीमतों में 2 तरह से इजाफा हुआ है। एक तरफ ब्रांडेड कंपनियों ने कॉपियों की कीमत बढ़ने की जगह कॉपियों के पेज पर कम कर दिए हैं, जबकि कुछ कंपनियों ने साइज यानी लंबाई व चौड़ाई कम की है। इसके अलावा लोकल ब्रांडेड की किताबों की कीमत बढ़ाने के साथ कुछ पेजों की संख्या भी घटाई गई है। 128 पेज की जगह कॉपी 120 पेज की हो गई है। कुछ कंपनियों ने कम पेज करने के लिए कीमत भी 15 से 20 रुपए बढ़ा दी है। ये जो लगभग 40 से 50% है, इससे कापी और पुस्तक दोनों का रेट बहुत प्रभावित हुआ है और पालक परेशान है मूल्य वृद्धि को लेकर। इस तरह से उभरने की कोशिश कर रहे हैं मध्यम वर्गीय परिवारों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए भारी महंगाई की झेलनी पड़ रही है। RTI शासन की योजना के तहत कुछ प्रतिशत बच्चों को भले ही मुफ्त शिक्षा मिल रही है, लेकिन पढ़ने के लिए कापी किताबें सहित अन्य सामग्री में भारी कीमतों की सामना करना पड़ रहा है। प्रति बच्चों पर 5 से 7 हज़ार का खर्च करना पड़ रहा है। एक तरफ जहां आर्थिक रूप से कमज़ोर पालकों को बीते 2 साल से ऑनलाइन क्लासेस होने के चलते अधिक खर्चा न करना पड़े हो, लेकिन
इस पहले दिन से खुले स्कूल ने फिर से बस्ते भर सामग्री करने की मजबूर कर दिया है। हालात यह है कि 2 साल पहले अब प्रतिशत लगभग 30 से 40% अधिक बढ़ चुके हैं। चूँकि निजी स्कूलों में मनमानी भी ऐसी है कि पालकों के चयनित दुकानों से सामग्री खरीदने पर मजबूर किया जाता है। कुछ दुकानदारों ने बताया। रिपोर्ट ग्रैंड न्यूज की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब इजाजत दीजिए, नमस्कार।